नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो सिंथेसिस पर आधारित है। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। यह इंटरमीडिएट ग्रामर में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि सिंथेसिस जो है वह एकदम नया होता है। जब कोई छात्र हाई स्कूल पास करके आता है इंटर में, तो वो सिंथेसिस के बारे में कुछ नहीं जानता। बाकी सब ग्रामर में बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया और करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। इन सब के बारे में स्टूडेंट कुछ जानता भी होता है, लेकिन सिंथेसिस के बारे में उसको ज़रा सा भी जानकारी नहीं होता है। तो सिंथेसिस जो है वह इंटरमीडिएट का इंटरमीडिएट में एकदम एक न्यू चैप्टर के रूप में हमारे सामने आता है। तो सिंथेसिस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसको समझना थोड़ा कठिन होता है। तो आज मेरा जो टॉपिक है सिंथेसिस पे है। तो सिंथेसिस के अंतर्गत हम आपको 3 प्रकार के वाक्यों को बनाना बताएंगे, जिसमें सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस आता है। लेकिन सिंथेसिस को शुरू करने से पहले कुछ मूलभूत तथ्यों को हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी अपने मोबाइल में चालू कर लें। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ अपना चैप्टर, जो कि इंटरमीडिएट्स के इंग्लिश ग्रामर सिंथेसिस पर आधारित है। तो मैं अब शुरू करता हूँ। I can't believe वीडियो। तो आप देखिए, सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण। तो संश्लेषण मतलब जोड़ना। तो यहाँ हमको वाक्यों के जोड़ने से मतलब है, हमें यहाँ वस्तुओं को नहीं जोड़ना है हमको, बल्कि यहाँ पे वाक्यों को जोड़ना है। तो सिंथेसिस को हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे: टू कंबाइन टू और मोर simple sentences into a single one। सिंगल वन में जैसे सिंपल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। It's called synthesis। तो सिंथेसिस की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को आपस में जोड़कर, ठीक है, एक सेंटेंस बनाना। वह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है और कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है। तो सिंथेसिस क्या है? 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंगल वाक्य बनाना। तो हमको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को परिभाषित करने से पहले हम आपको पहले क्लास के बारे में बताना चाहेंगे कि क्लास क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि सिंथेसिस, जिस प्रकार सिंथेसिस होता है 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बनाता होता है, उसी प्रकार इसी का अगर उल्टा कर दिया जाए, तो जब अगर हम इसी को उल्टा कर दें तो वह एनालिसिस हो जाता है। एनालिसिस में होता है विश्लेषण। तो एनालिसिस जो होता है सिंथेसिस का उल्टा होता है। देखिए, एनालिसिस में क्या होता है कि एक बड़े वाक्य को छोटे छोटे वाक्यों में विभाजित करना, ठीक है। जैसे कोई सिंपल वाक्य को 2 सिंपल सेंटेंस में तोड़ देना, या किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस में तोड़ देना, या कंपाउंड सेंटेंस को 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस में तोड़ देना। तो अगर इस प्रक्रिया को करते हैं तो उसको एनालिसिस कहते हैं। तो जिस प्रकार जैसे हम ग्रामर में पढ़ते हैं कि जैसे डायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन भी बनाया जा सकता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस अगर बनता है तो पैसिव से एक्टिव वॉइस भी बनता है। अफर्मेटिव से निगेटिव बनता है तो निगेटिव से अफर्मेटिव भी बनता है। तो उसी प्रकार, ठीक है, अगर हम सिंथेसिस करना हमको आता है तो हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो हमको हमारा जो चैप्टर है वो एनालिसिस नहीं है, क्योंकि हमको कल सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम इस पर ही हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो हम सिंथेसिस के बारे में ही जानते हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस के बारे में
चलिए हम जानते हैं कि क्या होता है। तो सिंथेसिस को ये परिभाषित मैंने कर दिया है। अब इसके साथ ही कुछ और टर्म हैं जो सिंथेसिस को पढ़ते समय ये आते हैं। तो जैसे एक होता है क्लॉज, CL क्लॉज होता है, ठीक है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स in the sentences is called क्लॉज। तो क्लॉज क्या होता है? यह एक प्रकार का शब्दों का समूह होता है जो कि सेंटेंस में पाए जाते हैं और इसको ही क्लॉज कहते हैं। इसको हिंदी में समझ लीजिए, इसको उपवाक्य कहते हैं। तो क्लॉज जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। मूलभूत से हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज से ही हमको लेना देना होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज का उतना इसमें इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक क्लॉज होता है। तो अब मैं बताता हूँ प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज को इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों की चर्चा करते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट होता है आत्मनिर्भर उपवाक्य। तो यह आत्मनिर्भर क्यों होता है और इसको प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, यह हमारा मतलब प्रश्न है कि इसको प्रिंसिपल क्यों कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्यों होता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रिंसिपल क्लॉज इसलिए होता है क्योंकि यह किसी वाक्य में, ठीक है, किसी वाक्य में ये जो होता है इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी कि यह किसी पर निर्भर नहीं होता है। यह स्वयं में ये क्या होता है? आत्मनिर्भर होता है और यह वाक्यों का पूरा के पूरा सेंस देता है। इसलिए इसको प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य या इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उपवाक्य भी कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है यह अधीनस्थ वाक्य, इनको उपवाक्य बोलते हैं, अधीनस्थ उपवाक्य। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि यह मतलब प्रिंसिपल क्लॉज पर ही निर्भर रहता है। इसका अस्तित्व प्रिंसिपल क्लॉज से है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए होता है क्योंकि इसका स्टार्टिंग होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से होता है, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है? तो ये समझ लीजिए ये कंजक्शन का एक प्रकार है। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरा एक पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाकर डाला है मैंने, जिसका नाम है कंजक्शन। तो उस कंजक्शन वीडियो को आप देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे केवल हमारा ये लेना देना है कि कौन कौन से सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उससे जो क्लॉज बनता है उसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब आता है मेरा तीसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब ये होता है जिसे ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है, इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से इसका भी आरंभ होता है। तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो अगर इस टाइप का अगर कंजक्शन से स्टार्ट होता है तो उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम आपको मतलब इन तीनों की परिभाषा में बताऊंगा। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं और कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी मैं परिभाषा आपको बताता हूँ। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आपको मैं सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा के बारे में बताता हूँ। सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस in which there is
ओनली वन प्रिंसिपल क्लॉज, देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस इन विच देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस वह वाक्य होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक ही प्रधान उपवाक्य होता है। तो अगर केवल एक ही प्रिंसिपल क्लॉज हो तो वहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस होता है। तो एक बात ध्यान रखिए, ये परिभाषा को हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्लॉज एक से ज़्यादा हो जाएगा तो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होना चाहिए और कोई भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं आना चाहिए। ये बात एकदम नोट कर ले कि सिंपल सेंटेंस में कोई भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है कि केवल हम एक बार ही वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। एक से ज़्यादा बार अगर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं और अगर उसका सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस क्या है कि जिसमें केवल एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल मैंने देख लेना। जैसे पहला एग्जाम्पल है जंपिंग अप द thief ran away। ये देखिए सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। थर्ड एग्जांपल देखिए, he is too old to run। ठीक है, एक और देख लीजिए, certainly surely he was a great man। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चार वाक्य है, ये चारों वाक्य सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल है। तो ये सिंपल सेंटेंस कैसे हुआ, क्योंकि हमको मैं बताया हूँ सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है और केवल हम एक बार भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रैन अवे, ये मेरा वर्ब है, एक वर्ब। यहाँ पे आर मेरा वर्ब है, यहाँ पे इज मेरा वर्ब है और यहाँ पे वाज मेरा वर्ब है। इसके अलावा और कोई भी वर्ब नहीं है, मतलब मेन वर्ब हमारा यही सब है। तो ये सब सभी एग्जाम्पल जो मैंने दिया है वो सब सिंपल सेंटेंस के हैं। अब मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ठीक, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में जटिल वाक्य कहते हैं। तो जटिल से पता ही चल रहा है कि यह इसका संरचना जो है वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। तो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो डिफाइन में देख लिए, द सेंटेंस इन विच देयर are at least one principal clause and one subordinate clause। देखिए यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया। तो वह वाक्य जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो उसको ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आ सकते हैं जो आपस में जुड़े हों। तो वो सब जो होते हैं वो मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। तो मतलब मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और जो सीधा जिसमें केवल एक ही प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक ही सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो उसको मतलब कहते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वह सामान्य है, लेकिन
जो मिक्स्ड होता है उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो समझ आ गया कि कंप्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक ही प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए। He said that he was a good boy। ठीक है, ये दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज द प्लेस वेयर you lived। this is also complex sentence। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, I met a lady who was dancing in माई होम। देखिए ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो इसमें ये देखिए, अब ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे डैट कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो यहाँ से ये जो मेरा वाक्य है, वाक्य का अंश है, जिसे उपवाक्य बोलते हैं, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज और दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए, वेयर से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, अब इस वाक्य में हु से जो स्टार्ट हो रहा है, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो जो मैंने उदाहरण दिया है उस उदाहरण में प्रिंसिपल क्लॉज आगे आया है और सबऑर्डिनेट क्लॉज पीछे आया है। तो यह कोई नियम नहीं है, ठीक है, कि प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा आगे आएगा और सिंपल सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा पीछे आएगा। यह वाक्य की स्ट्रक्चर पर होता है कि कभी कभी क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आगे आ सकता है, जैसा कि अभी मैं उदाहरण से भी आपको स्पष्ट कर दूंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि यह प्रिंसिपल क्लॉज ही आ गया है। ठीक है, तो ये मेरा देख लीजिए, ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के परिभाषा पे ये खड़े उतरते हैं, इसलिए सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। ठीक है, अब मैं अगला सेंटेंस के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, तो इसको मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ, इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। अ सेंटेंस which has 2 or more principal clauses joined together with conjunction is called compound sentence। कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस वह वाक्य होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज आपस में किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं। तो देखो, इससे यह पता चलता है कि जो कंपाउंड सेंटेंस है वह सिंपल सेंटेंस से ही बनता है। 2 सिंपल सेंटेंस को किसी कंजक्शन से जोड़ दो, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को आपस में किसी कंजक्शन से अगर जोड़ दिया जाए तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है।
तो ये दोनों में संबंध है कि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में क्या सिमिलरिटी है। तो ये मेरा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो अब इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। राम goes to the temple and Shyam also goes with। तो देखिए यहाँ पे राम जो है मंदिर जाता है और श्याम भी साथ जाता है, ठीक है। श्याम भी साथ जाता है और राम भी जाता है। यहाँ पे दोनों एंड से जुड़े हैं, तो यानी कि ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दिस इज आल्सो प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये देखिए दो प्रिंसिपल क्लॉज को हम एंड से जोड़ दिए हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल, इधर यू or your brother is responsible for this work, ठीक है। यहाँ पे देखिए इधर और ये जो लगा है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पे दो वाक्य है, मतलब कि या तो तुम भी मतलब इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और मतलब या तो तुम हो या फिर तुम्हारा भाई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिलेक्शन है, ठीक है। तो सिलेक्शन के बारे में मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाने लगूंगा तो उसमें अपने आप समझ आ जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि ये जो एग्जाम्पल है यह कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताने से पहले मैं सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, और उसके बाद अब आगे देखिए कि सिंपल सेंटेंस बनाने के क्या क्या नियम है और कैसे हम सिंपल सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर, और इसको एक एक मतलब चीज़ देखिएगा, नहीं तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। और मैंने यह वीडियो के माध्यम से आपको सिंपल सेंटेंस के जो डाउट होते हैं लोगों के में, वो मैं समाप्त करने का पूरा प्रयास करूँगा। Rules for making a simple sentence. सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है हम कुल मिला के 8 विधियों से बनाते हैं। 8 प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं उसको मैं बताता हूँ। पहला, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। सेकंड, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। थर्ड, by using noun or phrase in a position। और मेरा फोर्थ जो है वो है by using nominative absolute। और इसके बाद मेरा 5वां जो मेथड है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड, ठीक। मेरा 6वां मेथड जो है वो है बाय यूजिंग एडजेक्टिव
और इज ए 12 फ्रिज। और मेरा सातवां जो नियम है वो है बाई यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। और मेरा जो लास्ट मेथड है वो है मेरा बाई यूजिंग कंजक्शन एंड। कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन कल हमको एंड कंजक्शन से ही हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सभी जो कंजक्शन से हम सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, कल एंड ही सिंपल सेंटेंस बनाने में हम प्रयुक्त होता है। तो ये मेरे जो 8 मेथड है, इन 8 मेथड से मैं आपको सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका बताऊंगा। तो आप इस मेथड को ध्यान से देखिए कि 8 से किस प्रकार सिंपल सेंटेंस बनते हैं। मैं सभी नियमों को एकदम बारीकी से आपको समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे हम इसी नियम को यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले रूल फर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें होता है बाई यूजिंग पार्टिसिपल। तो पहले पार्टिसिपल क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब हमको पार्टिसिपल ही नहीं पता रहेगा तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, पार्टिसिपल जो होता है वह एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो वर्ब के बारे में मैंने एक डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। इसको बारे में अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो आप वर्ब वाला जो मेरा चैप्टर है उसको मैं लिंक जो मतलब मेरे प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो वहाँ भी आपको मतलब वर्ब के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप आसानी से वर्ब वाले चैप्टर पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए मैं अब अपने टॉपिक पे ये बताता हूँ कि पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो पार्टिसिपल जो होता है वह वास्तव में एक प्रकार का नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब कि यह वर्ब तो होते हैं, लेकिन यह क्या होते हैं, यह मतलब कि इसका सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब कि सब्जेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। और यह सब्जेक्ट को छोड़कर ये मतलब वाक्य में जो होता है स्वतंत्र रूप से यह विद्यमान होता है। इसका ना तो वर्ब से कोई लेना देना होता है और न ही यह वर्ब जैसे सब्जेक्ट से इसका कोई लेना देना होता है। तो ये वर्ब नहीं होते हैं पार्टिसिपल। तो लेकिन पार्टिसिपल जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बारी बारी में तीनों को बताऊंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो पहले मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना बताऊंगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है यह वर्ब में आईएनजी लगा कर बनाते हैं। जैसे सिंपली कोई वर्ब ले लेते हैं, उसमें आईएनजी लगा देते हैं और वह जैसे जो बन जाएगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल बन जाएगा। लेकिन इसका शर्त यह है कि यह जो वर्ब में आईएनजी लेकर बनाए हैं वह जैसे वाक्य में एक नाउन की तरह बिहेव करना चाहिए, न कि एक वर्ब की तरह। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब में आईएनजी लगता है, लेकिन उस टाइप का नहीं होना चाहिए, बल्कि यह किस टाइप का होना चाहिए कि यह वर्ब मतलब यह वाक्य में स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो और जो कि एक नाउन के रूप में हो, तो तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे गो में आईएनजी लगा गोइंग हो गया, कम में आईएनजी लगा कमिंग हो गया, टेक में आईएनजी लगा टेकिंग हो गया, लुक में आईएनजी लुकिंग हो गया। इन सब का मतलब होता है नॉन एनी, यानी कि जैसे लुकिंग का देखना, ठीक है, कमिंग का आना, डूइंग का करना और सीइंग का देखना, इस प्रकार से होता है। तो अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो इसका प्रयोग हम करने के लिए सब समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि हम पहले वाक्यों को पढ़ते हैं। यदि दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट समान हो, ध्यान दीजिए, यदि दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट समान हो और मतलब वाक्यों में ऐसा संबंध हो कि एक कार्य समाप्त मतलब नहीं हुआ है तब से दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि दोनों कार्य लगभग साथ साथ चलते हैं, कंटिन्यूअस की तरह। अगर यह साथ साथ चलेंगे तभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, यस का मतलब होता है सेपरेट वाक्य, जैसे द thief
jumped up, he ran away। ठीक है, ये दो वाक्य हैं, इसका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ द थीप और ही दोनों में सब्जेक्ट समान है, और चोर कूदता है वो भाग जाता है। तो और इसमें देखिए इन पे तार मेहता भी है, ठीक है, कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी होने के कारण क्या होता है कि एक वर्ब को हम वो आईएनजी लगाकर पार्टिसिपल बना देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे, और दूसरे को मेन वर्ब बना देंगे। तो इससे मेरा काम भी हो जाएगा और सिंपल सेंटेंस भी बन जाएगा। तो यहाँ पे जंप अप जो कार्य पहले हुआ है उसको पहले हम पार्टिसिपल बनाते हैं। तो ये हो जाएगा जंप में आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा जंपिंग अप। ठीक है, जंपिंग अप। और फिर द थीफ रैन अवे। इस तरह से वाक्य कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए सिंपल सेंटेंस बन गया। मतलब इसका मतलब होता है कूद कर चोर भाग गया। यहाँ चोर कूदता है वो भाग जाता है, तो कूद कर चोर भाग गया, इस एक वाक्य हो गया। दूसरा देखिए, टर्न टू द लेफ्ट, यू विल सी माई होम। ठीक है, सपोज के लिए ये वाक्य है, तो यह वाक्य भी प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये देखने में लगता है कि सब्जेक्ट समान नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों सब्जेक्ट भी समान है। क्योंकि यह टर्न टू द लेफ्ट जो है यह इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट होता है, और यहाँ भी यू ही सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट समान हो गए। जब सब्जेक्ट समान हो गए और फिर देखते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो कंटिन्यूटी में जैसे आप बाएँ घूमेंगे, मेरा घर देखेंगे, तो इसमें कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी और सब्जेक्ट सेम होने के कारण हम यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा टर्निंग टू द लेफ्ट, यू विल सी माई होम। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से वाक्य बन जाएगा, यानी कि इसका मतलब हुआ बाएं घूमकर तुम मेरा घर देखोगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में आता है, जिसमें क्या होता है एक साथ 3 वाक्य दिए होते हैं। तो एक साथ 3 वाक्य दिए होते हैं, तो वह क्या होते हैं कि हम पार्टिसिपल से ही बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखिए, ही रेस्ड हिज गन, he took aim, he shot। ठीक है, यहाँ पे देखो उसने अपना गन उठाया, उस निशाना लिया, उसने मारा। तो यहाँ पे देखिए 3 वाक्य हैं, तो 3 वाक्य में है तो तीनों में सब्जेक्ट भी समान है और तीनों में कंटिन्यूटी भी है। गन उठाएगा, फिर निशाना लेगा, फिर मारेगा। तो इसको ऐसे बनाएंगे, रेजिंग his gun and taking aim, he shot। यहाँ देखिए इन दोनों को हम एंड से जोड़ दिए हैं। ये भी मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको एंड से जोड़ दिए। इसका अर्थ हुआ है अपना गन उठाकर निशाना लगाकर उसने मारा। तो देखिए ये हमारा जो एग्जाम्पल था, ये सभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से हम सिंपल सेंटेंस बनाए हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है यह वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है, लेकिन यह प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह नहीं होता है। इसमें आईएनजी लगा कर नहीं बनाते हैं, बल्कि यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में लास्ट में ईएन लगा होता है या ईडी लगा होता है। ठीक है, जिस टाइप का। तो और अंतर यह भी है कि जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन की तरह कार्य करता है, लेकिन यह जो पास्ट पार्टिसिपल है यह सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। एडजेक्टिव जो यानी कि एडजेक्टिव मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता होता है। तो अब इसके सहायता से हम किन वाक्यों का मतलब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो ऐसे समझ लीजिए कि इसमें उसमें सब्जेक्ट सेम होता था जो अभी मैंने नियम बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले में, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पहले वाक्य का सब्जेक्ट पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है।
ठीक है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समान है, ठीक है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समान हो और मतलब कि जिसमें जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब बाद वाला जो वर्ब है, दूसरा सेंटेंस जो बाद वाला वर्ब है, तो वह पहले वाले मतलब सेंटेंस के वर्ब के लिए, मतलब वर्ब में इस तरह से प्रयोग किया जाएगा कि वह एडजेक्टिव बन जाए, तब वह पास्ट पार्टिसिपल का सहायता से हम उन वाक्यों का सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम फाउंड अ बैट, द बैट वाज ब्रोकन। ठीक है, तो राम एक बैट पाया और बैट जो था वह टूटा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैट जो है इसका ऑब्जेक्ट है इस वाक्य का, इसका सब्जेक्ट हो गया, तो ये ब्रोकन है, यानी कि अगर हम इसको हम बैट का एडजेक्टिव मतलब बना दें तो हमारा सिंपल सेंटेंस भी बन जाएगा और ये दो सेंटेंस जुड़ भी जाएंगे। तो ये ब्रोकन अब कैसे जोड़ेंगे इसे देखेंगे, कंबाइन करते हैं। राम फाउंड अ ब्रोकन बैट। ठीक है, तो यहाँ यानी कि राम ने एक टूटा हुआ बैट पाया, टूटा हुआ बल्ला पाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये ब्रोकन जो होता है ये इसका बैट के लिए एडजेक्टिव बन गया, तो ये ब्रोकन जो है वही पास्ट पार्टिसिपल है। दूसरा देखिए, he saw a man, the man was broken in health। तो उसने मतलब एक व्यक्ति को देखा, व्यक्ति जो था ब्रोकन इन हेल्थ मतलब खराब, उसका स्वास्थ्य खराब था। तो यदि इसका अगर हम इसको कंबाइन करेंगे सिंपल सेंटेंस में तो इसको ऐसे हम कहेंगे कि उसने एक खराब स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को देखा। तो इसका कंबाइन सेंटेंस हो जाएगा ही saw a broken in health man। ठीक है, ब्रोकन इन हेल्थ मैन मतलब कि खराब स्वास्थ्य का व्यक्ति को उसने देखा। तो अगर हम ऐसे वाक्य बनाते हैं तो समझ लीजिए यह पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से बना है। अब हम पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से बनाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो पास्ट पार्टिसिपल की तरह तो नहीं होता है, बल्कि इसकी समानता जो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल से होती है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें भी हम उन वाक्यों का सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट समान होता है। और लेकिन इसमें और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर यह है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो दोनों वाक्यों के बीच में कार्य में कंटिन्यूटी होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों वाक्यों में कंटिन्यूटी तो नहीं होती है, बल्कि एक कार्य समाप्त हो जाता है पूरी तरह से, तब दूसरा कार्य आरंभ होता है। ठीक है, तो इसको मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ। देखिए सिंपल एग्जाम्पल है, सीता कुक द फूड, सीता ने खाना बनाया, वह सो गई। तो यहाँ पे देखिए खाना बनाना और सोना इसमें सब्जेक्ट सेम है, सीता सी है, सब्जेक्ट सेम है, और खाना बनाया मतलब खाना बना लेगी तभी वो सोएगी, यानी कि कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में करना क्या होता है, जिससे उसमें वर्ब में आईएनजी लगा के बनाते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें हैव में आईएनजी लगा के बनाएंगे, हैविंग बना लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सपोज कर लिए यदि कभी कभी क्या होता है कि इसमें पैसिव ऐसा आ जाता है तो उसमें हैविंग बीन लगा देंगे, तो सब कुछ नहीं करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम इसको पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल बना लेते हैं।
इसका हो जाएगा हैविंग कुक्ड द फूड। यहाँ सी को सीता बना लेते हैं, सीता स्लेप्ट। ठीक है, मतलब कि खाना बना चुकने पर सीता सो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही कंप्लीटेड हिज होम वर्क, ही वेंट टू प्ले द हॉकी मैच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, पूरा किया, वह हॉकी मैच खेलने चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह मतलब होमवर्क समाप्त करने के बाद वो जाएगा हॉकी खेलने। तो यानी कि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके ही हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट भी सेम है, तो इसका हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हिज होम वर्क, he went to play the hockey match। ठीक है, तो इस टाइप का अगर हमको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो वह हमारा पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से बनेगा। तो पार्टिसिपल मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पार्टिसिपल से कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब इसके बाद मैं अपने अगले टॉपिक पे चलता हूँ, जो मेरा इन्फिनेटिव पर आधारित है, मतलब कि इन्फिनेटिव से हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ये मेरा रूल सेकंड होगा, बाई इन्फिनेटिव। ठीक है, अब इन्फिनेटिव क्या होता है पहले ये समझ लें। इन्फिनेटिव जो होता है ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फिर वही बात मैंने कहा कि आप वर्ब को जरूर पढ़ लीजिए मेरा, मतलब कि वर्ब जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें ये सभी चीज़ें हैं। तो इन्फिनेटिव भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब है तो यानी कि निश्चित रूप से ये भी जो है वह कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो इसका प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस बनाने में आराम से कर सकते हैं। तो अब सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है हमको, तो इसमें भी देख लीजिए कि इसमें भी सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए और दिए गए वाक्यों में एक कैजुअल रिलेशन होना चाहिए, मतलब एक कारण वाला रिलेशन होना चाहिए कि इसके कारण ये हुआ। ठीक है, तो अगर कैजुअल रिलेशन है तब इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक वाक्य है, राम वेंट टू आगरा, राम आगरा गया, वह वहाँ पे ताजमहल देखना चाहता था। तो यानी कि राम का आगरा जाने का जो मकसद है वह ताजमहल देखना है। तो यानी कि यहाँ पे इनके बीच में एक कैजुअल रिलेशन है, एक कारण बताने वाला रिलेशन है और सब्जेक्ट भी समान है, जो राम है वही ही है। तो इसको हम इन्फिनेटिव बनाएंगे। इन्फिनेटिव में हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, जिसमें टू के साथ वर्ब आना चाहिए। तो इसका हो जाएगा राम वेंट टू आगरा टू सी द ताज महल देयर। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे हम ही वांटेड हटा दिए, टू के बाद बाकी जोड़ देते हैं। टू जो है ये इन्फिनेटिव है, टू सी, तो यहाँ इन्फिनेटिव से जोड़कर हम वाक्य को कंप्लीट कर दिए। इसका मतलब हुआ कि राम, यहाँ पे देयर लगाने की जरूरत नहीं है, राम आगरा में ताजमहल देखने के लिए गया।
इसका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। He has 2 sons. He wanted to educate them. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके पास उसके 2 पुत्र हैं, वह उन्हें शिक्षित करना चाहता था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हेड लगा देते हैं तब ये सही हो जाएगा। उसके पास 2 पुत्र थे जिन्हें वो शिक्षित करना चाहता था, तो ये हो जाएगा he had 2 sons to educate। इसका मतलब कि शिक्षा देने के लिए उसके 2 पुत्र थे। तो यानी कि यहाँ पे देखिए ये हमारा इन्फिनेटिव के प्रयोग से मतलब हमारा जो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। अब एक चीज़ और होता है इन्फिनेटिव में ही कि अगर हम एडवर्ब टू को अगर हम ऐड कर देंगे तो भी इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो एक मैंने चैप्टर बनाया था, एक वीडियो मैंने बनाया था रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, जिसको आप देख लीजिएगा, मेरे वीडियो लिंक में वो रहेगा कि हाउ टू रिमूव एडवर्ब टू। तो अब यहाँ पे अगर हम एडवर्ब टू को ऐड कर देंगे तो कुछ वाक्यों का मतलब सिंपल सेंटेंस बनने लगेगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये वाक्य, ही इज़ वेरी फैट ही कैन नॉट रन, वह बहुत मोटा है, वह दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे हम एडवर्ब टू लगा देंगे तो भी हमारा इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। इसका हो जाएगा ही इज वेरी को टू में बदल देंगे, TOO, टू फैट और फिर टू रन। ठीक है, ये कैसे होता है तो वही एडवर्ब टू वाला चैप्टर देख लीजिए, उससे बहुत आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि वह मेरा जो चैप्टर है इसी पर आधारित है। तो यानी कि इस तरह से हम वाक्य को बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए यानी कि दौड़ने के लिए वो बहुत मोटा है, यानी कि वो इतना मोटा है वह दौड़ नहीं सकता। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द बॉक्स इज वेरी हैवी फॉर मी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ठीक है, अब देखिए द बॉक्स इज़ वेरी हैवी फॉर मी, मेरे लिए बॉक्स बहुत भारी है, मैं इसे उठा नहीं सकता। तो इसमें भी टू एडवर्ब टू TOO एडवर्ब टू को हम जोड़ेंगे तो इन्फिनेटिव के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा द बॉक्स इज वेरी को TOO टू में बदल देंगे, टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, इसे बन जाएगा। तो अगर यह दोनों वाक्य आपको नहीं समझ आता है तो आप मेरे पूर्व का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इसमें बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो अब इसके बाद मैं तीसरे नियम पे जाता हूँ, जो अब इन्फिनेटिव के बाद जो मेरा अगला नियम है उसके पर हम चर्चा करते हैं। रूल थर्ड रूल है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन। ठीक है, तो नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन। फ्रेज इन ए पोजीशन क्या होता है पहले समझ लीजिए कि किसी नाउन को या किसी फ्रेज को अगर हम कामा लगाकर सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो वो उस सब्जेक्ट का अपोजिशन है। ठीक है, उस सब्जेक्ट का एपोजिशन है। तो अगर किसी नाउन या फ्रेज को सब्जेक्ट के बाद हम कामा लगा के लिख देंगे तो इससे हमारा सिंपल सेंटेंस भी बन जाता है। कैसे बनता है ये देखिए,
कालिदास was the Shakespeare of India. He wrote many drama. ठीक है। तो कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर हैं और उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। तो यानी यहाँ पे देखिए कि कालिदास के बाद कामा लगाकर द शेक्सपियर ऑफ इंडिया को अगर हम ये फ्रेज हो गया, इसको हम अगर इसको कामा लगा कर लिख देते हैं तो ये हमारा फ्रेज इन पोजिशन हो जाएगा, तो मेरा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा कालिदास कामा द शेक्सपियर ऑफ इंडिया wrote many dramas। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कालिदास जो भारत के शेक्सपियर हैं उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा कालिदास भारत का शेक्सपियर ने बहुत ड्रामा लिखा। तो यानी कि यहाँ पे जो ये कामा लगा दी है ये मेरा फ्रेज ए पोजीशन हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। दूसरा देखिए मिल्टन wrote the Paradise Lost। He was a man of letters। ठीक है। देखिए कालिदास जो थे, अरे मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, वो मैन ऑफ लेटर्स वो विद्वान व्यक्ति थे। तो इसका हो जाएगा मिल्टन विद्वान व्यक्ति ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, तो इसका हो जाएगा मिल्टन अ मैन ऑफ लेटर, अ मैन ऑफ लेटर्स रोट द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट एक ग्रेट एपिक है, एक महाकाव्य है। तो ये देखिए इस प्रकार में नाउन या फ्रेज का प्रयोग करके ए पोजीशन के रूप में हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ये थर्ड रूल था। अब इसके बाद में फोर्थ रूल के बारे में आपको बताता हूँ। रूल 4, चौथा रूल मेरा होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में। तो बाई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, इसको सब्जेक्टिव एब्सोल्यूट भी कहते हैं। तो यह क्या होते हैं, यह किसी सेंटेंस में एक स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और इनका वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर जब इनका वर्ब पे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो इनका जो सेंटेंस में हम मतलब सिंपल सेंटेंस बनाने में हम इनका प्रयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मतलब वाक्यों को जोड़ने में ये काम करेंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, बस इसे समझ लीजिए, एक छोटा सा ये उपवाक्य समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद हमारा हैविंग का प्रयोग हो रहेगा। ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट के बाद हैविंग आता है तो वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा, और अगर यह पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग के बाद बीम भी आ सकता है। ठीक है, ये बात अलग है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। जैसे हाँ एक चीज़ और है, इसमें जो होता है यह मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे यह प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से नहीं बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट जो होता है समान होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट समान नहीं होगा। ठीक है। जैसे
द गेम वाज ओवर, वी लेफ्ट द प्लेस। ठीक है, खेल समाप्त हो गया, हमने स्थान छोड़ दिया। यानी कि देखिए सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन इसके कारण से ही यह हुआ। ठीक है, तो यानी कि यह अगला प्रोसेस है। तो यह जो होता है इस कार्य के बाद ही होता है, कंटिन्यूटी है। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा द गेम, यहाँ पे वाज को बीइंग बना देते हैं। ठीक है, इसको हैविंग नहीं बना सकते क्योंकि वाज जो होता है बी का रूप होता है। द गेम बीइंग ओवर, वी लेफ्ट द प्लेस। ठीक है, तो यानी कि खेल समाप्त होने पर हमने स्थान छोड़ दिया। यहाँ वाज को बीइंग बना लेते हैं। तो ये जो मेरा ये है, यही मेरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए। द किंग वाज killed, the king was killed, the soldiers ran away। ठीक है, यहाँ पे देखिए द किंग वॉज किल्ड, राजा को मारा गया, सोल्जर्स भाग गए, सिपाही भाग गए। तो ये पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, इसका होगा द किंग, यहाँ पे वाज का बीइंग नहीं लगाएंगे बल्कि हैविंग लगाएंगे, क्योंकि यह पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे वाज मतलब बीन, तो हैविंग बीन किल्ड, द किंग हैविंग बीन किल्ड, द सोल्जर्स रैन अवे। इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। The game was played, we had missed, तो इसी प्रकार ये भी बन जाएगा द गेम हैविंग been played, we had missed। ठीक है, तो अगर इस टाइप का अगर वाक्य हो और ऐसे बनाना हो तो वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी होती है, इसमें कारण होता है। तो ऐसे वाक्य को आप पहचान के अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से मतलब सिंपल सेंटेंस बना लें। अब इसके बाद मैं पांचवा नियम बताता हूं आपको। रूल 5, में अब होगा फ्रेज इन द पोजिशन बाई preposition with noun or gerund। किसी नाउन या जिरेंड को प्रीपोजिशन के साथ प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो जिरेंड क्या होता है, यह एक प्रकार का मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब भी होता है। तो इनका प्रयोग अगर हम प्रीपोजिशन के साथ कर देंगे तो हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। उदाहरण देखिए, आई बॉट सम कॉपीज, आई गिव 200
100 रुपीस फॉर इट। यहाँ पे देखिए कि मैंने कुछ कॉपी खरीदे और मैंने इन सब के 200 रुपये दिए। इसका मतलब होगा, इसका सिंपल सेंटेंस होगा कि मैंने 200 रुपये के कुछ कॉपी खरीदे। तो इसको ऐसे बनाएंगे, आई बॉट सम कॉपीज फॉर 200 रुपीज, 100 रुपीस। यहाँ पे देखिए जो फार जो है ये प्रीपोजिशन है और 200 जो है ये नाउन है, ये नाउन है और ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नाउन के रूप साथ कर दिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द सन सेट we did not complete our journey। तो सूर्य अस्त हो चुका, हमने अपना यात्रा समाप्त नहीं किया। तो इसका होगा कि सूर्य अस्त तक हमने अपना यात्रा समाप्त नहीं किया। तो इसका हो जाएगा we did not complete our journey by the sunset। इस तरह से हो जाएगा। यहाँ बाई जो है प्रीपोजिशन है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, he worked hard, he failed। उसने कठिन परिश्रम किया, वो फेल हो गया। तो इसका हो जाएगा कठिन परिश्रम करने के बावजूद वो फेल हो गया। तो इसका हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, या ऐसे कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, जेरेंड लगा देते हैं, वर्किंग हार्ड। ही फेल्ड, मतलब कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वो फेल हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ ये प्रीपोजिशन हो गया, ये वर्किंग हो गया जेरेंड, ये प्रीपोजिशन। एक और एग्जाम्पल देते हैं, he could not sleep, he had a high fever। वह सो नहीं सका, उसे तेज बुखार था। तो इसको ऐसे बनाएंगे, तेज बुखार से वो नहीं सो सका। He could not sleep with a high fever। यहाँ पे विथ जो है प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार देखिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं आसानी से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ मेरा छठवां नियम की ओर, जो कि मेरा एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज पर आधारित है। मेरा छठवां नियम, बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज,
तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जैसा कि मैं जानता हूँ ये पार्ट ऑफ स्पीच है। तो उसी प्रकार एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है यह भी शब्दों का समूह होता है जो मतलब वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस बनाने में कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, आई सा अ मैन, he was covered with a long coat। ठीक है, मैंने एक व्यक्ति को देखा, वह एक लंबे कोट से वह ढका हुआ था। तो लंबे कोट से ढका हुआ मैंने एक व्यक्ति को देखा, तो इसका हो जाएगा आई सॉ अ मैन कवर्ड विथ अ लॉन्ग कोट। यहाँ जो कवर्ड विथ अ लॉन्ग कोट है, दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, क्योंकि यह मैन की विशेषता बता रहा है, यह मनुष्य की विशेषता बता रहा है कि लंबे कोट से ढके हुए व्यक्ति को मैंने देखा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ a man, he was dumb। तो मैंने एक डम व्यक्ति को देखा, यानी कि गूंगे व्यक्ति को देखा। तो इसका हो जाएगा आई सॉ अ डम मैन। ठीक है, यहाँ जो डम हो गया ये दिस इज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ये सिंगल वर्ड है। तो इस प्रकार देखिए हम एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज की सहायता से हम सिंपल सेंटेंस बना दिए। ये मेरा 6वां रूल था। अब इसके बाद में 7वां रूल, जो कि मेरा एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज पर आधारित है। यह 7वां रूल जो है, बाय यूजिंग एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, जस्ट लाइक एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होता है? यह किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। उसी का एडवर्बियल फ्रेज होता है, ये भी वाक्यों का समूह होता है जो वाक्य में किसी एडजेक्टिव की, वर्ब की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता होता है, यानी कि ये भी एडवर्ब की तरह कार्य करे। तो इनका भी प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस बनाने में कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, he was a great man, it is certain। मतलब यह निश्चित है कि वह मतलब एक महान व्यक्ति है, वह महान व्यक्ति है, यह निश्चित है। तो इसका हो जाएगा निश्चित रूप से वह महान व्यक्ति है। तो सर्टेन को सर्टेनली बनाकर एडवर्ब बना लेते हैं, तो हो जाएगा सर्टेनली he was a great man। यहाँ जो सर्टेनली है दिस इज एडवर्ब। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, you always come at home, it is regular। तो हो जाएगा इसी प्रकार है, you always come at home रेगुलरली। ठीक है, नियमित रूप से तुम घर आ जाते हो, हमेशा आते हो। ठीक है, और इसी प्रकार हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। 7वां नियम था मेरा। अब 8वां नियम की ओर बढ़ते हैं, जो मेरा कंजक्शन पर आधारित है। कंजक्शन एंड की सहायता से भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो एंड लगा के देखते हैं कैसे सिंपल सेंटेंस बनेगा मेरा।
This is my 8th rule by using conjunction and। ठीक है, तो जो कंजक्शन को एंड लगाना है वो हम सब्जेक्ट के लिए भी लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए भी लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों उदाहरण देता हूँ। राम goes to the temple। Ram goes to the temple। Shyam also goes। तो राम टेम्पल जाता है, मंदिर जाता है, श्याम भी जाता है, तो इसका हो जाएगा राम एंड श्याम गो टू द टेम्पल होगा, गोज नहीं होगा क्योंकि बहुवचन हो गया। गो टू द टेम्पल, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, आई बॉट सम कॉपीज। आई बॉट सम पेन्स आल्सो। ठीक है, मतलब कि मैंने कुछ कॉपी खरीदे और मैंने कुछ पेन भी खरीदे, तो यहाँ पे हो जाएगा मैंने कुछ कॉपी और पेन खरीदे, तो हो जाएगा आई बॉट सम कॉपीज एंड सम पेन्स। ठीक है, यानी मैं उस कॉपी और पेन खरीदे। यहाँ भी देखिए एंड लगा है और इस वाक्य में एंड लगा है, तो यह सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट को भी आपस में जोड़ने में काम करता है। तो इस प्रकार देखते हैं हम कंजक्शन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और लाइक और शेयर ही ना करें बल्कि बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर लाभान्वित हों। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।